हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग समान नागरिक संहिता पर चर्चा करेंगे। इस समय का बहुत ही चर्चित विषय है समान नागरिक संहिता, जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे सभी तरफ छाया हुआ है। तो सबसे पहले हम जानते हैं समान नागरिक संहिता है क्या। समान नागरिक संहिता को यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं, इसे यूसीसी भी कहा जाता है। इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 44 के भाग 4 में दिया गया है। जब हमारा संविधान बन रहा था उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा अन्य जो संविधान के विशेषज्ञ थे इसका समर्थन किए थे, लेकिन इसे लागू करने के लिए भविष्य के लिए छोड़ दिए थे और इसका सिर्फ उल्लेख की समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, जो अब तक लागू नहीं हो पाया था। लेकिन समान नागरिक संहिता है क्या? समान नागरिक संहिता एक ऐसा सिविल कानून है जो सभी धर्म के लोगों पे समान रूप से लागू। इसमें कौन कौन से बिंदु आ सकते हैं, जैसे विवाह, तलाक, संपत्ति का बंटवारा, लिव इन रिलेशनशिप आदि जैसे विषय। तो हम देखते हैं कि है क्या। समान नागरिक संहिता सामाजिक नियमों से संबंधित कानून होता है जो सभी धर्म पंथ के लोगों के लिए विवाह, विरासत, भरण पोषण, तलाक और बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से सभी पर लागू होता है। अर्थात सभी धर्म के लोगों के लिए अलग अलग कानून की जगह एक कानून, इसे ही कहते हैं समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला जो पहला राज्य है वह है गोवा। गोवा जब पुर्तगाली शासन के अधीन था तभी से वहां समान नागरिक संहिता लागू है, और जब भारत में उसका विलय हुआ तब से अब भी वही कानून वहां पे लागू है। लेकिन भारतीय संविधान के द्वारा जो यूसीसी लागू करने की बात हो रही है, यह वर्तमान में यह बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका जो रीजन है, कारण है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड की जो बीजेपी सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, उस सरकार ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। उस समिति ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया और 2 फरवरी 2024 को उत्तराखंड सरकार को सौंप दिया। 4 फरवरी 2024 को उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त हो गई और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा इसे पारित कर दिया गया और राज्यपाल के सिग्नेचर के द्वारा यह वर्तमान में कानून बन गया। तो यह कानून क्यों नहीं आया था अब तक, अभी क्यों आया? तो जो वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वही सरकार उत्तराखंड में भी है। भारतीय जनता पार्टी का जब से यह स्थापना हुई है तभी से उसके मैनिफेस्टो में समान नागरिक संहिता की बात की गई। उसी मैनिफेस्टो का पूरा करने का पहला चरण है
उत्तराखंड में लागू करके, और धीरे धीरे संपूर्ण देश में इसे सभी के लिए समान कानून लागू करना है। उसी दिशा में पहला प्रयास था जो लागू हो चुका है। अब सभी धर्मों के लिए समान कानून है, लेकिन यहाँ एक बात पे गौर करने की जरूरत है कि यह कानून जनजातियों एसटी वर्ग को छूट देता है, अर्थात जनजाति वर्ग पर यह कानून लागू नहीं है। इसके अलावा सभी पर लागू है यह कानून। इसमें क्या क्या चीजें हैं? विवाह, विवाह संबंधी कानून है, लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है, गोद लेने से संबंधित है, अब हम लोग देखते हैं विवाह, यानी किसी भी धर्म पंथ का पुरुष हो या स्त्री, उसके लिए जो विवाह की उम्र है वह पुरुष के लिए 21 और स्त्री के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। तथा यदि कोई महिला तलाक के बाद उसी पुरुष या अन्य पुरुष से शादी के लिए उसे शर्तों में बाधा नहीं जा सकता। जैसे जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई महिला को एक तलाक मिल जाता है तो पुनः यदि वो पति अपनी पत्नी से विवाह करना चाहता है तो उसके लिए हलाला की एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अन्य हलाला पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी, दूसरी शादी तभी व्यक्ति कर सकता है जब वो तलाक ले लिया हो पहली पत्नी से। वो भी तलाक की प्रक्रिया तभी शुरू होगी जब शादी का 1 वर्ष बीत चुका हो, उसके बाद ही शुरू होगी, उससे पहले शुरू नहीं हो सकता। शादी के बाद धर्म परिवर्तन करने पर पीड़ित पक्ष तलाक लेने और गुजारा भत्ता पाने का अधिकार होगा। यानी शादी के बाद कोई पुरुष दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है तो जो पीड़ित महिला है तो उस महिला को भी गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। विवाह का पंजीकरण अनिवार्य, यानी विवाह का पंजीकरण सबका अनिवार्य कर दिया गया है, और जो पंजीकरण नहीं करवा पाएगा उसे सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। सरकारी सुविधाओं का तभी लाभ मिलेगा जब वह पंजीकरण करवाएगा। हलाला इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरा जो पॉइंट है लिव इन रिलेशनशिप, महिला और पुरुष, यानी महिला की आयु 18 वर्ष और पुरुष की 21 वर्ष, तभी वह लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। साथ में उनका सरकारी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, यह अनिवार्य है, नहीं तो उन पे जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि 18 से कम की महिला है या 21 से कम का पुरुष है तो उसे अपने माता पिता से सहमति लेना अनिवार्य है। संपत्ति, बेटा और बेटी दोनों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार दिए गए। यदि किसी का पुत्र है, उसके पास भी संपत्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति में माता पिता पत्नी बच्चों के भी अधिकार माने जाएंगे, यानी माता को भी अधिकार, पिता को भी, पत्नी को भी और बच्चों को भी। इस बिल में गर्भस्थ शिशु को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं संपत्ति में, तथा वैसे बच्चे जो निर्दोष होते हैं लेकिन नाजायज माने जाते हैं उनको भी इसमें अधिकार प्रदान किया गया है, क्योंकि उन बच्चों की उसमें गलती नहीं है।
गोद लेने संबंधी अधिकार। अभी तक जो मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने का अधिकार नहीं था, तो इस बिल के द्वारा उनको भी गोद लेने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार यह बिल जो है तमाम जो सामाजिक विसंगतियां हैं, एक धर्म की महिला का दूसरे धर्म की महिलाओं में विसंगतियां हैं, भेदभाव है, उन सब भेदभाव को समाप्त करते हुए सभी महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं। उन्हें समानता की दृष्टि से न्याय प्रदान करने का प्रयास किया गया है और यह सभी धर्म की सभी महिला पुरुषों पे लागू होगा, जिससे हमारे समाज की प्रगति हो, विकास हो और इस राष्ट्र का निर्माण हो। इसलिए यह बिल आज की परिस्थितियों में अत्यंत ही आवश्यक था तथा इसे भविष्य में संपूर्ण भारत में भी लागू करने की आवश्यकता है, जिससे इसका लाभ संपूर्ण भारत की सभी महिलाओं को प्राप्त हो सके। जय हिंद। इसी के साथ हम आज ये जो टॉपिक है समाप्त करते हैं। अगले दिन हम नया टॉपिक लेकर आएंगे।